हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। हम सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं हर एक चैप्टर की। अब ये चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और फालतू का ही लिखा है। उसमें ना पूरा ऐसे एक पेज में कुछ लिखा है, उसका मतलब सिर्फ एक लाइन में आना है। तो अगर वो पूरी पढ़ोगे ना अभी लाइन बाय लाइन, तो उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। ये जो नोट्स हैं वो विपिन सर के नोट्स हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा। इससे रिवाइज करके, इससे पढ़ के ना पूरा चैप्टर का क्रस्ट है ये। आपके 99% क्वेश्चन जो है पूरे सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हम कुछ ज़्यादा टाइम तब है भी नहीं हमारे पास, तो हम ऐसे करें जिसमें हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ सके और वो भी कम टाइम में। तो आज हम इसी नोट से पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर। इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर है और जहाँ पे लगेगा थोड़ा एक्स्ट्रा मैं वो एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स किसकी स्टडी है? इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वो होता है जब कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जिस प्रोसेस से जाते हैं ना, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं और यही बेसिस होता है हेरिडिटी का। वेरिएशन क्या होता है कि पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं ना, मम्मी पापा और जो बच्चे होते हैं, उनमें आपस में कितने डिग्री का डिफरेंस है, वो वेरिएशन होता है। देखो एक नोट है, ह्यूमन्स इवन बिफोर 8000 to 1000 BC knew that causes of variation are hidden in sex reproduction। जो ह्यूमंस थे ना, उनको 8000 से 1000 BC के पहले तक पता था कि जो भी वेरिएशन का कॉज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। नोट देखो, साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब इज फॉर्म्ड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज। जो साहिवाल काऊ है ना पंजाब की, वो कैसे बनी थी? उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ है और डोमेस्टिकेशन हुआ है एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस का। तो हमने साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब बनाई है, जो कि साहिवाल काऊ है वो हाइब्रिड काऊ है। नाउ इसके बाद हम कुछ देखेंगे, कुछ कंसेप्ट समझेंगे, कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। तो कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है? ये आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है हमारा। क्रोमोसोम के ऊपर जीन लगा होता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन जीन है, ठीक है, ये जीन है हेयर कलर के लिए। ये कौन सा? ब्लैक हेयर देगा। ये जो जीन है यहाँ पे, ये जीन है आई कलर का, जो कि ब्लू आई देगा हमको, ठीक है। एक और क्रोमोसोम है, इसमें जो यहाँ पे है जीन हेयर कलर का जीन है, और जो नीचे जीन लगा हुआ है वो आई कलर का जीन है, जो कि ब्लू आई देगा, ठीक है। तो जो हमारा आई कलर है ना, ये कैरेक्टर है, ठीक है। जबकि जो ब्लू और ब्लैक आईज हैं ये ट्रेट्स हैं। आया समझ में कि हमारा आई कलर एक कैरेक्टर है और आई हमारी ब्लू होंगी या ब्लैक होगी, वो एक ट्रेट है। अब हम कंसेप्ट 2 देखेंगे। कंसेप्ट 2 है गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न। तो गैमीट फॉर्मेशन और फ्यूज़न कैसे होता है? देखो ये है, यहाँ से देखेंगे ये सेल है, हमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है ना वो बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 4 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ये क्रोमोसोम्स 4 क्रोमोसोम हमको दिख रहे हैं। तो जब ये गैमीट बनते हैं ना, ये अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स जो देखो ये आधे आधे हो गए, ये आधा, एक पैर यहाँ आ गया, एक पैर यहाँ आ गया। ऐसे सेम ये मान लो ये मेल से आए हैं क्रोमोसोम, ये फीमेल से आया है, ठीक है। तो ये आधे क्रोमोसोम यहाँ आ गए और उसके आधे क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए। अब देखो, व्हेन एनी मेल गैमीट इज फ्यूज्ड विद एनी फीमेल गैमीट जाइगोट इज फॉर्म। हमको पता है जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो इसका एक पेयर आ जाएगा, यहाँ से एक पेयर आ गया, यहाँ से एक पेयर आ गया। ये दोनों पेयर मिलके ये देखो, जो क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2 थे, ये यहाँ पे आ गया क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2, ठीक है। और जो इसके क्रोमोसोम 1 और 2 थे, ये यहाँ पे आ गए। तो फिर से ये डिप्लॉइड बन गया ना। एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम थे, ऊपर पेरेंट में ऑफस्प्रिंग में भी 4 क्रोमोसोम हो गए, तो जाइगोट बन गया हमारा। जाइगोट में क्या है? रिसीव 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट। हर पेरेंट से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे मिला है। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे ना, उनका पेयर बना हुआ है। देखो अब कंसेप्ट 3 क्या है? जीन और अलील। जीन और अलील क्या होते हैं? जीन जो होता है ना, एक कोडिंग फ्रेगमेंट है डीएनए का। मीन्स जब देखो डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन कैसे बना, आरएनए कैसे बना? तो ये जो जीन होता है ना, वही कोड करता है इन सबको, ठीक है। तो जीन जब खुद को एक्सप्रेस करेगा तभी आरएनए बनेगा और तभी प्रोटीन बनेगा। एलील क्या होता है? एलील ऑल्सो कॉल्ड एलिलोमॉर्फ्स। एलील को हम एलिलोमॉर्फ्स भी बोलते हैं। ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनके क्या होते हैं,
ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है जीन का। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे एलील फॉर टॉलनेस एंड अलील फॉर ड्वार्फनेस आर बोथ टू सेम कैरेक्टर। मीन्स हमने एक अलील देखा है टॉलनेस के लिए और ड्वार्फनेस के लिए, तो दोनों ये सेम कैरेक्टर से रिलेटेड है ना, दैट इज़ हाइट, दोनों हाइट से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पढ़ेंगे। इतना हमने कंसेप्ट 3 देख लिया। कंसेप्ट 4 क्या है? डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही ना पाएगा, नहीं पाएगा डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में, वो रेसेसिव ट्रेट होगा। ठीक है, अब जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे टॉलनेस के लिए हमने क्या लिया है? हमने कैपिटल टी लिया है। ठीक है, तो जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है वो भी डोमिनेंट होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी डोमिनेंट होता है। देखो, लेकिन जो रेसेसिव है ना, उसको हम सिर्फ स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज स्मॉल टी। टी ये होता है ड्वार्फ को डिनोट करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इतना हमको सबको पता है। तो होमोजाइगस में दोनों अलील सेम होंगे, जैसे कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा। और हेट्रोजाइगस में दोनों एलील्स डिफरेंट होंगे, जैसे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब हम आगे देखेंगे, हम क्या फिनोटाइप एंड जीनोटाइप देखेंगे। देखो, फिनोटाइप क्या होता है ना, हम अपनी आँखों से देख के जो चीज़ें बता दें, जैसे इसके बाल लंबे हैं, ये गोरे रंग का है, हम ये लंबा है, ये छोटा है, हम अपनी आँखों से देख के जो बता दें वो फिनोटाइप होता है। तो क्या है? फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज विजिबल कैरेक्टर्स, वही जो हम आँखों से देख सके। वी कैन टेल जस्ट बाय लुकिंग वेदर अ प्लांट इज टॉल और ड्वार्फ। वही है, हम प्लांट को देख के बोल सकते हैं कि वो प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है। जीनोटाइप क्या होता है ना, हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, जो बाहर है हम उसका बता सकते, बट अंदर क्या है वो हम नहीं बता सकते ना। तो देखो, जस्ट बाय लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड वी कांट से वेदर अ प्लांट इज प्योर टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल। मीन्स टॉल है हम इतना बता पा रहे हैं, लेकिन वो प्योर टॉल है या फिर हेट्रोजाइगस टॉल है ये हम नहीं बता सकते। ये बताने के लिए हमको कैरेक्टर का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। तो अब हम मेन चीज़ देखते हैं। ये हमने बेसिक पढ़ लिया, क्योंकि वो बेसिक पता होगा ना, तब हम आगे जाके चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने जो मेंडल थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे 7 ईयर्स तक किया था। कब तक? कब से लेके कब तक? 1856 से 1863। कितना? रिपीट विथ मी, 1856 से 1863। बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया। ठीक है, क्या है? लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। उनकी जो डेटा साइज थी ना वो बहुत बड़ी थी, डेट इज, इसलिए हम उनको क्रेडिबल बोलते हैं, क्योंकि मीन्स जो उनकी डेटा साइज थी वो बहुत बड़ी थी। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पे, जो पी था ना, जो हमारा मटर का प्लांट होता है, उस पे 7 कैरेक्टर्स पे वर्क किया था। 7 कैरेक्टर्स के हर एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट था, तो इसलिए 7 कैरेक्टर्स के कितने ट्रेट हो गए थे? 14 ट्रेट्स हो गए थे। एंड ही मेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स। उन्होंने कितनी प्योर लाइन्स बनाई थी? उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स बनाई थी। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे। पहले तो ये ऊपर डोमिनेंट लिखा है, नीचे रेसेसिव लिखा है। अब आप खुद बताओ, जो आपने मटर देखा है मार्केट में वो कैसा होता है? उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो हरा कलर का होता है। ठीक है, और उसमें जो क्या है, इन्फ्लेटेड होता है। सीड जो है हमको उसकी राउंड सीड मिलती हैं। ठीक है, और इन्फ्लेटेड होता है, एकदम कंस्ट्रिक्टेड तो नहीं होता ना, जो दाना होता है वो इन्फ्लेटेड होता है प्रॉपर। और जिसने देखा होगा फ्लावर अगर पी प्लांट का, तो वायलेट कलर का होता है। ठीक है, लेकिन सीड में ऐसा है कि हम जो ग्रीन कलर बनाते हैं ना वो रेसेसिव है, ये हम बना रहे हैं। बाकी जितना आपने नॉर्मली देखा है ना वैसा ही है इसका ट्रेट। देखो, फ्लावर कलर में 2 होते हैं, एक होता है वॉयलेट और एक होता है वाइट। ठीक है, तो वॉयलेट जो है डोमिनेंट है, वाइट जो है वो रेसेसिव होता है। जो सीड का शेप है डोमिनेंट राउंड होता है और रिंकल रेसेसिव है। ठीक है, जो सीड का कलर है येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव है। ठीक है, लेकिन हम यही बना रहे हैं आज के टाइम पे। तो पॉड कलर जो होता है, पॉड कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है डोमिनेंट, और येलो जो होता है वो रेसेसिव होता है। पॉड का जो शेप है इन्फ्लेटेड या फुल, ये डोमिनेंट होता है, और जो कंस्ट्रक्टेड है वो रेसेसिव है। ठीक है, जो प्लांट की हाइट नॉर्मली मीन्स टॉल होती है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर उसका वो टॉल है, और जो ड्वार्फ होती है वो रेसेसिव है। और एक्सियल, जो फ्लावर की पोजीशन है वो एक्सियल होती है डोमिनेंट, और रेसेसिव होती है टर्मिनल। तो उन्होंने क्या लिया था? फ्लावर कलर लिया था, शीट का शेप लिया है। देखो, फ्लावर कलर ले लिया उन्होंने,
और फ्लावर की पोजीशन मीन्स फ्लावर का कलर और पोजीशन लिया है, सीड का शेप और कलर लिया है, पॉड का कलर और पॉड का शेप लिया है, ठीक है। दैट इज फ्लावर, शीट, पॉड, 3 चीज़ उन्होंने ली है और एक हाइट वगैरह, सिर्फ हाइट, ठीक है। देखो अब आगे हम पहले प्रॉपरली समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसमें क्या बोल रहे हैं हम, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हमने क्या किया है यहाँ पे, देखो ये हमने पेरेंट्स लिए हैं, ये पेरेंट जनरेशन है, जो ये है वो प्योर टॉल है जिसमें हमने कैपिटल टी रखा है, ये है प्योर डॉर्फ जिसमें स्मॉल टी हमने लिया है। इनकी गैमेटोजेनेसिस की है हमने, गैमीट बनवाए हैं। गैमीट कैसे बनवाना है, बेसिक सिंपली इनको अलग अलग कर दो, ठीक है। ये 2 टी थे ना, इनको सिंगल सिंगल कर दो, ये 2 टी थे, इनको भी सिंगल सिंगल कर दो, ये इनके गैमीट्स बन गए, ठीक है। अब इन गैमीट्स की फ्यूज़न से जो बनेगा वो हमारी फर्स्ट जनरेशन बनेगी। तो एक कैपिटल टी जो था और एक स्मॉल टी आया और आपस में फ्यूज़ कर गया, उसने कैपिटल टी और स्मॉल टी बना लिया, तो ये हमारी F1 जनरेशन हो गई या फिलियल 1 जनरेशन हो गई, ठीक है। फिर ये जो टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी हम सेल्फिंग कराएंगे, मीन्स इसी के जैसे प्लांट से इसकी क्रॉसिंग करानी है। दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी की हम क्रॉसिंग करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। आई बस समझ में, ये हमने इसके ये गैमिट्स बना लिए, एक और हमने प्लांट लिया उसके ये गैमिट्स बना लिए। आपको आता है क्रॉसिंग ओवर, किसको नहीं आता है, सबको आता है। देखो इसमें क्या करना है, जैसे अपन 2 2 4 करते हैं ना, वैसे ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। देखो मैं एक बार बताऊंगी फिर अपने मन से करते चलना। ये कैपिटल टी और इसका इंटू करो, टी बन गया। फिर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का इंटू किया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ऐसे फिर हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये हमारा बन गया। तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया, देखो ये जो, एक मिनट हम पेन बदल लें, ठीक है। ये और ये तीनों प्लांट हमको टॉल मिलेंगे। अगर एक भी कैपिटल टी आ रहा है, वही वो तो डोमिनेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ये तीनों प्लांट हमको टॉल मिलेंगे और सिर्फ एक ही हमको ड्वार्फ मिलेगा। तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया, 3:1, जिसमें 3 प्लांट्स, 4 में से 3 प्लांट ड्वार्फ हैं और एक टॉल है और एक प्लांट ड्वार्फ है, ठीक है। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो हम देखेंगे ना, तो देखो कैपिटल टी है, ये अलग है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास 2 हैं, ये दोनों सेम है, और स्मॉल टी भी हमारे पास 1 है, ये भी 1 था। तो हमारा रेशियो क्या आया, देखो टी इस रेशियो जो है, इनका रेशियो 1:2:1 आया, क्योंकि हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 थे। ये हमारी F2 जनरेशन आ गई, ठीक है। अब हम इसके बारे में और यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। देखो प्रोजेनीस ऑफ F1 एंड F2 शोज़ नो ब्लेंडिंग। यहाँ पे जो भी हमें प्रोजेनी मिली है F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में, उनमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है। देखो फॉर एग्जांपल जो कैपिटल और स्मॉल टी था वो टॉल था, मीडियम साइज नहीं था, मीन्स जो डोमिनेंट था उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। देखो वही लिखा है, बिकॉज कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट एंड इट मेक्स प्लांट टॉल। अब जीन्स क्या होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन्स क्या है, जीन्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, विच आर स्टेबली पास, जो स्टेबली पास्ड होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वाया गैमीट्स। गैमीट्स की हेल्प से ये ट्रांसफ़र होते हैं। अ जीन इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई ट्रेट एक्सप्रेस करना है, मीन्स बालों का कलर काला ही होना चाहिए, तो वो काला कलर कब होगा, जब इस काले कलर को जो कोड कर रहा है ना जीन, अगर वो जीन प्रेजेंट है तो ही वो कलर एक्सप्रेस हो पाएगा। आई बात समझ में। अब हम देखेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, ठीक है। तो ओके, बैक क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस ऑफ अ प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट। हम जो है प्रोजेनी का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दें, किसी भी पेरेंट से करा दें, ठीक है। और वहीं टेस्ट क्रॉस जो होता है उसमें हम प्रोजेनी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से ही कराते हैं। किससे कराते हैं, सिर्फ रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं। अब हम जो रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं ना, इसकी हेल्प हमको कहाँ मिलती है। लेट्स से अ प्लांट इज टॉल, चलो हम बोलते हैं कि एक प्लांट कोई टॉल है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा टॉल है, वो कैपिटल टी वाला टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। ये पता लगाने के लिए हम इसका क्रॉस कराते हैं रेसेसिव पेरेंट से, ठीक है।
तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने रेसेसिव पेरेंट से इनका क्रॉस कराया है। ये हमने स्मॉल टी ले लिया है और स्मॉल टी ले लिया है। अब हमको नहीं पता कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है या फिर कैपिटल टी वाला टॉल है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, सबको आया ठीक है। जैसे ये इन दोनों का किया हमने तो ये कैपिटल स्मॉल टी आया, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी का हुआ तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी का हुआ। ऐसे हमको दोनों का करना है, ये सबको आता है ठीक है। इस पॉइंट भाई जो भी वीडियो देख रहा होगा आई बिलीव कि ये सबको आता है ठीक है। तो जब ये ऐसा हुआ तो खुद से ही देखना, देखो खुद से बता पाओगे आप ये कैसा है। ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये ड्वार्फ होगा, ये ड्वार्फ होगा। तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया, टॉल इज टू ड्वार्फ का 1:1 आया ठीक है। और जब हमने इसमें, जब हमारा जो पेरेंट था वो हमने कैपिटल टी लिया था तो उसमें हमको सारे प्लांट टॉल ही मिले ठीक है। मींस अगर सारी प्रोजेनी टॉल मिल रही हैं तो समझ जाना कि जो पेरेंट था वो कैपिटल टी वाला था, मींस होमोजाइगस था। और अगर हमको टॉल और ड्वार्फ का रेशियो सेम मिल रहा है तो समझ जाना जो पेरेंट था वो हेट्रोजाइगस था, डेट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो इनका जो जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे हम यहाँ पे, उसमें क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो 1:1 था। आपको दिख रहा है ये 1:1 का रेशियो है ठीक है। और जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज सेम व्हेन पेरेंट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। मीन्स जब पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होगा ठीक है। देखो हम यहाँ पे एक चीज़ और समझना है हमको बहुत अच्छे से कि एक एलील डोमिनेंट क्यों है और दूसरा एलील रेसेसिव क्यों है। एक जो नॉर्मल एलील होगा ना, जो अनमॉडिफाइड एलील है या जो फंक्शनल एलील है, वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। एंजाइम किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, एंजाइम जब ज़रूरी होता है जब सबस्ट्रेट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है। तो हमको एंजाइम चाहिए। तो नॉर्मल एलील या जो अनमॉडिफाइड या फंक्शनल एलील है, जब नॉर्मल एंजाइम बनाए तो भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी ना। यही हम स्मॉल टी से जिसको डिनोट कर रहे हैं ना, डिनोट, वो एक मॉडिफाइड एलील है जो कि नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाता है या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना सकता है या फिर एंजाइम ही नहीं बनाएगा। अगर सेकेंड और थर्ड कंडीशन है जिससे वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा तो वो कंडीशन उसको रेसेसिव बना देगी ठीक। देखो होमोजाइगस पेरेंट विल प्रोड्यूस सिमिलर गैमीट्स whereas heterozygous parent will produce different gametes। हमको पता जो होमोजाइगस पेरेंट होगा वो सेम गैमीट्स बनाएगा और जो हेटरोजाइगस पेरेंट वो अलग अलग गैमीट्स बनाएगा। देखो ये जो है हमारे पास हेटरोजाइगस पेरेंट है, इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब ये गैमीट बनाएगा उसके पास भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक क्रोमोसोम जिसके पास कैपिटल टी है और एक ये गैमीट है जिसके पास स्मॉल टी है ठीक है। अगर जब दोनों ये सेम थे ना, हमारे पास होमोजाइगस पेरेंट थे, तो दोनों गैमीट्स हमारे पास सेम है। दिख रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम आगे समझ में नहीं आता है। तो अब हम देख रहे हैं क्या, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या देख रहे हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है। देखो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट्स मेंडल प्रपोज्ड 2 लॉज। जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ना, अभी हमने ऊपर देखा था, मेंडल ने 2 लॉज प्रपोज किए। कौन कौन से, फर्स्ट लॉ जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस और जो सेकंड लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा नहीं करेगा, और जो फैक्टर एक्सप्रेस कर रहा है खुद को उसको हम डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे ठीक है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन में जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है। अब हम सेकेंड लॉ देखेंगे जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स या एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो डैट ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स इज प्रेजेंट इन अ गैमीट। देखो क्या बोल रहा है, अभी हमने जो समझा था ना, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जो 2 फैक्टर्स होते हैं ना किसी कैरेक्टर के, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि गैमीट में एक ही फैक्टर पहुँचे। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं ठीक है। अब देखो कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस होता है जहाँ पे दोनों एलील्स जो हैं वो हेट्रोजाइगोट क्या है, बोथ एलील्स इन अ हेट्रोजाइगोट एक्सप्रेस। देखो जो 2 एलील्स हैं वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी ठीक है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। चलो अभी हम देखते हैं, 1 मिनट ठीक है।
ओके, तो इसका एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। देखो ABO ब्लड ग्रुप में क्या होता है ना, इसको जीन आई कंट्रोल करता है। कौन सा जीन कंट्रोल करता है? जीन आई। तो जीन आई फर्दर किसको कंट्रोल करेगा? कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मेशन कंट्रोल करेगा। जो शुगर पॉलीमर्स होते हैं ना, देखो सरफेस के जो RBC होती है उसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो जो एंटीजन प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप वही होता है। तो ये वही बोल रहा है कि जो ब्लड ग्रुप है उसको जीन आई कंट्रोल करता है, ठीक है। और जीन आई क्या कंट्रोल करेगा? फॉर्मेशन ऑफ शुगर पॉलीमर। जो शुगर पॉलीमर जो एंटीजन बनेगा जो कि RBC की मेम्ब्रेन पे प्रोट्रूडेड होता है उसको कंट्रोल करता है। जीन आई के पास 3 एलील्स होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। जो स्मॉल आई होता है वो कोई भी शुगर नहीं बनाता, ठीक है। और जो IA और IB है वो स्लाइटली डिफरेंट शुगर्स बनाते हैं। इसमें जो IA और IB है वो इक्वली डोमिनेंट है, ठीक है, और साथ में एक्सप्रेस करते हैं। और जो स्मॉल आई है वो रेसेसिव है, ठीक है, मीन्स वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब दोनों रेसेसिव हो। तो देखो अब हम यहाँ समझेंगे, ये एलील है हमारा पेरेंट 1 से, ये एलील ले लिया हमने पेरेंट 2 से। ये जीनोटाइप है ऑफ स्प्रिंग का और ये फिनोटाइप है ऑफ स्प्रिंग का। फिनोटाइप मीन्स हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हमने जो है एक पेरेंट का IA है, दूसरे पेरेंट का भी IA है, तो जीनोटाइप इनका वही है, दोनों को इनटू कर दो, IA बनेगा और हमारा ब्लड ग्रुप A ही होगा, ठीक है। अब एक पेरेंट का जो एलील है IA था, अब दूसरे पेरेंट का स्मॉल आई है। भाई स्मॉल आई तो रेसेसिव है, जीनोटाइप तो इनका दोनों ही होंगे ना, आई, क्योंकि दोनों का हमको इंटू करते जाना है, IA और स्मॉल आई। लेकिन फिनोटाइप सिर्फ A होगा, ब्लड ग्रुप सिर्फ A होगा, क्योंकि A जो है वो डोमिनेंट है। बट जब A और B दोनों प्रेजेंट है ना, तो IA IB उसका जीनोटाइप होगा, ये को डोमिनेंस शो करेंगे और AB ब्लड ग्रुप होगा। सिमिलरली जब दोनों B प्रेजेंट है ना, दैट इज IB IB, तो B ब्लड ग्रुप हुआ। लेकिन जब एक पेरेंट में रेसेसिव आ गया, ठीक है, तब भी B ही होगा ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि B जो है कैपिटल B वो डोमिनेंट होता है। अब जब सिर्फ रेसेसिव होगा, जब स्मॉल आई होगा, तभी ही हमारे पास O ब्लड ग्रुप बनेगा। जब जो बनेगा ना, हम उसको O ब्लड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? हियर देखो, मोर देन 2 एलील्स गवर्न द सेम कैरेक्टर एज इन ABO ब्लड ग्रुपिंग। मीन्स 2 एलील से ज़्यादा, मीन्स 2 से ज़्यादा जो एलील है ना वो एक ही कैरेक्टर दे रहे हैं। जैसे जो ABO ब्लड ग्रुपिंग में हमने देखा 3 एलील थे और सारे तो ब्लड ग्रुप ही बना रहे हैं। देखो जीन आई हैज़ 3 एलील्स, नेमली IA IB I, इनके 3 एलील्स है लेकिन सब तो ब्लड ग्रुप ही बता रहे हैं ना, तो यही मल्टीपल एलिलिज्म होता है, ठीक है। रिमेंबर दीज 3 एलील्स आर फाउंड इन द एट पॉपुलेशन लेवल। जो हम 3 एलील्स की बात कर रहे हैं ना, ये पॉपुलेशन लेवल की बात कर रहे हैं। सिंगल इंडिविजुअल में एक जो पर्सन है उसके अंदर सिर्फ 2 एलील ही मिलेंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स, पॉली मीन्स बहुत सारे जीन, तो इसमें बहुत सारे जीन जो है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। देखो इन सच इनहेरिटेंस सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। क्या है? 3 या 3 से ज़्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को, एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। सच इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस इनटू कंसिडरेशन, दैट इज इन्वायरमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर हेयर। देखो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिसमें होता है ना, जिसमें ये वाला इनहेरिटेंस है, उसमें इन्वायरमेंट से भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसको इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है इसके कैरेक्टर को। ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम कहाँ पे थे? ठीक, ये अभी हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, इसको हम साथ में कंप्लीट करते हैं। प्लियोट्रॉपी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी क्या बोल रहा है हमसे कि, तो अब हम यहीं पे देखेंगे प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? यहाँ पे एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पॉलीजेनिक था, मीन्स बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। ये उसका ही उल्टा है, एक जीन जो है मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो इन मोस्ट केसेस मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज विच कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स। देखो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं ना,
उसमें हमारे पास बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, सबस्ट्रेट होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक ही एंजाइम जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बना दे रहा है। मीन्स एक ही जो जीन है वो डिफरेंट फिनोटाइप हमको दे रहा है। देखो, इफ़ अ जीन विच मेक्स एन एंजाइम दैट पार्टिसिपेट्स इन मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज एक्टिवेटेड, दीज एंजाइम्स कैन हेल्प टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वही हमको बता रहा है कि एंजाइम, देखो जो एंजाइम बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ हो रहा है, अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो हम वो अलग अलग प्रोडक्ट बना देगा। मीन्स एक ही एंजाइम जो है अलग अलग रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। जैसे इन फिनाइलकीटोनुरिया अगर म्यूटेशन हो जाए ना जीन में, तो वो क्या इफेक्ट करेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और स्किन और हेयर पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाता है। जैसे एक जीन बी होता है जो कंट्रोल करता है पी में सीड साइज और शीट शेप को कंट्रोल करता है। अगर कैपिटल बी भी है तो मतलब राउंड और लार्ज सीड्स हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी है मीन्स राउंड्स और इंटरमीडिएट सीड्स हैं, और जो स्मॉल बी भी हैं वो स्मॉल और रिंकल्ड सीड्स को बताते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल बी स्मॉल बी है इसमें इंटरमीडिएट सीड्स बन रही थी, ना ही ये लार्ज है और ना ही स्मॉल है, मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, हम उसको यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, हमने मेंडेलियंस इनहेरिटेंस के लॉ देखे। अब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो मेंडेल के जो लॉ हैं उनको फॉलो नहीं करता, वो क्या है, उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, नन ऑफ द टू अलील्स एक्सप्रेस इन अ हेट्रोजाइगोट। देखो हेट्रोजाइगोट में दो डिफरेंट टाइप के अलील्स हैं, तो वो दोनों ही अलील्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। देखो मीन्स कोई भी डोमिनेंट नहीं है उसमें से। इसका एग्जांपल होता है स्नैपड्रैगन, जिसको हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, एंटेराइनम भी बोलते हैं, या फिर मिराबिलिस जलापा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेरेंट जनरेशन लेंगे। तो इसमें एक रेड है, रेड फ्लावर, देखो रेड फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर वाला प्लांट है। ठीक है, जो रेड है उसको हम कैपिटल आर लिख रहे हैं, और वाइट जो है वो रेसेसिव है, स्मॉल आर। हमने गैमिटोजेनेसिस करवाई, ये हमारे गैमिट्स बन गए। ठीक है, देखो अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो उसको प्लीज़ बियर कर लेना, क्योंकि बाजू में शादी हो रही है। अगर हम उसके रुकने का वेट करेंगे तो हमारी वीडियो नहीं बनेगी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। इसलिए हमको शोर शराबा पे ध्यान मत देना, सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस करना। ओके, देखो ये हमारा गैमिट्स बन गया। अब हम इन गैमिट्स में जो है फ्यूज़न कराएंगे। तो ये जो हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो हमारी जाइगोट बन गया। ये हमारा पहला जनरेशन है, जिसका हम फीलियल 1 भी बोलते हैं या F1 जनरेशन बोलते हैं। अब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग क्या होता है, उसी के जैसे प्लांट से हम उसकी क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। जैसे ये कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमारे पास जो निकल के आया ना, ये 4 बने, तो ये F2 जनरेशन निकल के आई। इंटू करना सबको आता होगा, आता है ना। देखो पहले कैसे करते हैं, इंटू मैं एक बार बता ही देती हूँ। चलो कैपिटल आर दे, देखो जो आर है इसका पहले इससे करना, तो हमको आर मिल गया। अब इसका ही इससे करना, हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। अब इस स्मॉल आर का कैपिटल आर से करना, तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। अब ये जो आर है स्मॉल आर से इंटू करना, तो स्मॉल आर। देखो वही हमारे पास ये बन गए हैं। ठीक है, ये बन गया ये, तो ये हमारे पास F2 जनरेशन आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो जो कैपिटल आर था वो तो रेड ही था, जो स्मॉल आर था वो तो वाइट ही था, लेकिन जो कैपिटल आर स्मॉल आर था वो इंटरमीडिएट बन गया। देखो रेड और वाइट को मिला के कौन सा कलर बनता है, पिंक बनता है। तो जिनमें ऐसा जीनोटाइप था उनका फिनोटाइप पिंक हो गया, मीन्स पिंक कलर के फ्लावर आ गए। तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो कैसा हो गया हमारा, 1:2:1 हो गया, जिसमें 1 तो वही रेड, 1 वाइट है और 2 जो है वो पिंक है। जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम होगा, वही जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था। ठीक है, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था। क्यों था, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंस शो हो रहा था एक अलील का, इसीलिए इसमें क्या है ना, आर इज़ नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। जो कैपिटल आर है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है स्मॉल आर के ऊपर में। इसका एग्जाम्पल होता है कौन सा, ह्यूमन स्किन कलर और ह्यूमन हाइट। देखो लेट्स से इफ़ 3 जीन्स दैट इज़ A, B and C कंट्रोल ह्यूमन स्किन कलर। देखो 3 जीन्स जो हैं, जो A, B और C है, वो ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो तीनों जिसमें स्मॉल होंगे ना,
दैट इज स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, वो लाइटेस्ट स्किन कलर देंगे। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है मीन्स एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है तो हमको इंटरमीडिएट कलर मिलता है, और अगर सारे डोमिनेंट हैं तो हमको डार्केस्ट कलर मिल रहा है। देखो मतलब डोमिनेंट एलील्स जैसे ही बढ़ते जाएंगे वैसे ही डार्कनेस बढ़ती जा रही है, मतलब जो हर एलील का जो रोल है वो एडिटिव है। ओके, अब हम आगे चलेंगे। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक मिनट, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। ठीक है, हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे पेन का क्योंकि रेड का यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, ये हमने पेरेंट्स ले लिए हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई मीन्स राउंड येल्लो। ठीक है, कैपिटल आर वाई जो है वो राउंड येल्लो को शो कर रहा है, और जो स्मॉल वाई हैं वो रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, एक हमने डोमिनेंट ट्रेट ले लिया है, एक हमने रेसेसिव ट्रेट ले लिया है। इससे हमने गैमीट बनाए, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई गैमीट बना, इसका गैमीट हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई बना। जब हमने इन दोनों को फ्यूज़ कराया तो ये हमारी स्मॉल जनरेशन आई। ठीक है, स्मॉल जनरेशन के गैमीट्स ये हैं। कैसे निकालते हैं गैमीट्स, हम 2 टू द पावर n से निकालते हैं। तो जो n है यहाँ पे, n हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे एक r स्मॉल r है, एक कैपिटल Y स्मॉल y है, तो हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ 2 को रखो, 2 टू द पावर 2 4 बनता है, तो हमारे पास 4 गैमीट्स बन गए। ठीक है, तो अब हमको पता है हम हमेशा से सेल्फिंग कराते हैं। ठीक है, तो हमने एक साइड यहाँ पे ये गैमीट्स रख दिए और सेम गैमीट्स जो है हमने मतलब पेरेंट 2 से लेके यहाँ रख दिए। अब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई तो हमको ये जो मिली वो F2 जनरेशन मिली। ठीक है, इतना क्रॉसिंग ओवर करके नहीं देखने, हमको डायरेक्ट रेशियो याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछेगा। तो हमको फिनोटाइप का रेशियो क्या मिला, हमको रेशियो मिला 9:3:3:1, और हमको जीनोटाइप मिला 1:2:1, 2:4:2 और 1:1, डेट इज़ 1:1, 2:4:2, 1:1। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको प्रोडक्ट बोल सकते हैं 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। किसका प्रोडक्ट बोल सकते हैं, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या, 3:1 इंटू 3:1। इसको जब आप इंटू करो ना, करके देखो, यही रेशियो निकल के आएगा। और एक्चुअल में जो फिनोटाइप हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, 1:2:1 था। तो यहाँ पे भी जब हम 1:2:1 को हम जब इंटू करेंगे ना, हमको यही रेशियो मिलेगा। मान लो अगर आप बाई चांस भूल भी गए ना, तो इस ट्रिक से आप याद रख लेना। इसमें हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, देखो, ऑन ऑब्जर्विंग F2 रिजल्ट्स मीन जो हमारी F2 जनरेशन जब हमने उसको देखा तो मेंडल को क्या पता चला कि बोथ येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन 3:1 रेशियो। क्या हुआ कि जो येलो और ग्रीन थे वो भी 3:1 रेशियो में सेग्रीगेट हुए, और जो राउंड और रिंकल्ड थे वो भी 3:1 रेशियो में सेग्रीगेट हो गए। देखो कैसा था, हमारे पास जो 9 है वो येलो बना है। ठीक है, एकदम कंप्लीट येलो है, तो हमारे पास 9 क्या है, 9 राउंड और येलो सीड्स हैं। ठीक है, 3 आपने देखा तो 3 आपको क्या बता रहा है, राउंड दिख रहा है, परफेक्ट राउंड, तो राउंड और ग्रीन सीड्स हैं। ठीक है, जो दूसरा 3 है उसका शेप देख के हमको पता लग रहा है कि वो रिंकल्ड है, तो वो रिंकल्ड और येलो सीड है। ऐसे ही 4th का क्या होगा, खुद से बताओ। जो 1 है वो क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन सीड है। तो हमको F2 जनरेशन देख के पता चला कि जो येलो और ग्रीन है वो भी 3:1 के रेशियो में आया है, और जो राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स हैं वो भी 3:1 के रेशियो में आई है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट के बेसिस पे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था, मेंडल ने प्रपोज करा 3rd लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने प्रपोज किया 3rd लॉ प्रपोज किया, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। वो क्या बोलता है कि व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मीन्स क्या होता है, जब हम देखो किसी भी हाइब्रिड में हम क्या है, किसी ट्रेट के 2 पेयर ले रहे हैं, हमने 2 पेयर ले लिए। जैसे यहाँ जो सीड है ना, राउंड और रिंकल्ड सीड है। ठीक है, कलर भी हमने ले लिया ग्रीन और येलो, मीन्स हमने
एक ट्रेट के 2 पेयर ले लिए, ठीक है। तो ये जो दोनों पेयर है ना, ये इनका जो सेग्रीगेशन होगा ना वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। जैसे ये जो ग्रीन और येलो है और जो राउंड एंड रिंकल्ड हैं, जब इनका जो सेग्रीगेशन होगा ना, मीन्स ग्रीन और येलो कलर का सेग्रीगेशन राउंड और रिंकल्ड सीड के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो मतलब जो कैपिटल आर था वो कैपिटल वाई और स्मॉल आई से भी जुड़ सकता है, और जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से भी जुड़ सकता है, ठीक है। इसमें देखो और एक और नोट क्या है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। दे हैव सिमिलर बिहेवियर, उनका सिमिलर बिहेवियर रहेगा। देखो द एग्जाम्पल, दे अकर इन पेयर्स, दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, दे कैन बी म्यूटेटेड एक्सेट्रा। देखो हमको क्या बोल रहा है कि जो जीन है वो पेयर्स में होंगे, ठीक है, और गैमिट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट करते हैं और उनमें म्यूटेशन भी हो सकता है। ये जीन की बात हमको बताई है। तो अब हम इसी से समझेंगे, ये हमने देख लिया था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने इतना ज़्यादा वर्क किया, बट मेंडल का जो वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट समझ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। मेंडल ने क्या बोला? मेंडल स्टेटेड दैट फैक्टर आर स्टेबल। उन्होंने क्या बोला? वो फैक्टर टर्म यूज़ करते थे, उन्होंने जीन बिल्कुल नहीं बोला था। उन्होंने बोला कि फैक्टर जो है वो स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, ठीक है, बट इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर। लेकिन जो है ना वो जो कंटिन्यूस वेरिएशन नेचर में दिख रहा है ना हमको, होता जा रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और मेंडल ने क्या बताया? ये जो फैक्टर्स बोलते थे ना मेंडल, हाँ कोई फैक्टर्स हैं, इनके एग्जिस्टेंस का कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया। और अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, इसलिए जो मेंडल का वर्क है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए उनका वर्क जो है वो अनरिकॉग्नाइज रह गया। अब हम देखेंगे कि किसने रीडिस्कवरी करी मेंडल्स के लॉ की। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में डिस्कवरी करी, तो ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस और वॉन टी स्करमार्क। इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, ये हमने पढ़ लिया क्या? पहले हम ये पढ़ेंगे, क्या है मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट क्या था? तो जो T.H. मॉर्गन थे वॉज नेम्ड फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। हमने उनको क्या बोला? फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स बोला। क्यों? क्योंकि एज ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई, क्योंकि उन्होंने अपना काम फ्रूट फ्लाई पे किया था, इसको फ्लाई जो है फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स बोल दिया गया। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। उन्होंने टू प्रूव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रूव करने के लिए मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो हम अब पहले क्या देखेंगे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो किसने दी थी? सट्टन एंड वॉवरी ने दी थी 1902 में। 1902 में सट्टन एंड वॉवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्रोमोसोम्स को व्हीकल ऑफ हेरिडिटी बोला था। क्या बोला था? व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। तो देखो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये दोनों क्रोमोसोम सेम है, ठीक है, दोनों के पास यहाँ जीन 1 है और दोनों के पास सेम जगह पे जीन 2 है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स से सेपरेट ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं जब गैमिट बनाएंगे तो ये अलग होंगे एक दूसरे से। तो फैक्टर्स या जीन्स कैरिड बाय देम ऑल्सो सेग्रीगेट। देखो जब ये क्रोमोसोम अलग होंगे तो इनके ऊपर जो जीन लगा हुआ है वो भी तो अलग होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली। देखो जो इंडिपेंडेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, ये दोनों, इनका जो पेयर है ये इंडिपेंडेंटली अलग होता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे ये जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए हुआ था। अब हमने यहाँ पे ड्रोसोफिला ही क्यों लिया? क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्रीड करती थी। इसका जो लाइफ स्पैन है 12 to 14 डेज़ का लाइफ स्पैन था, और ये जो है पूरे साल तक ब्रीडिंग करती है, और एक बार मीटिंग करने पे ये हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज बना लेती है। इसलिए हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो ज़्यादा होगा, हमको ज़्यादा मिल जाएगा। जो फ्रूट फ्लाई से सेक्शुअल डाइफॉर्फिज्म दिखाते हैं, मीन्स जो मेल और फीमेल फ्लाई से हम उनको
ईजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ईजीली पहचान सकते हैं। इनके बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं जो कि हम लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, जैसे डिफरेंट आई कलर्स, डिफरेंट साइज ऑफ विंग्स, ये हम लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देख सकते थे। अब हम देखेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो लिंकेज क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन हो गया हो क्रोमोसोम पे। कितने? दो या दो से ज़्यादा जीन्स का। देखो अगर लिंकेज ज़्यादा है मीन्स जीन्स बहुत पास पास में, देखो जब कोई चीज़ जो है पास में प्रेजेंट है तभी तो वो चिपक सकती है ना एक दूसरे से। भाई ये तो नेचर का ही लॉ है, जब दो चीज़ पास पास में है तभी तो वो एक दूसरे से चिपक सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो लिंकेज बहुत ज़्यादा है उनमें, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल कम होगा और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ज़्यादा रहेंगे। भाई जब लिंकेज उनमें है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो ही नहीं पाई, वो अलग हो ही नहीं पाए आपस में, तो रिकॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन भी कम है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी कम है। ठीक है, तो जो लिंक्ड जीन्स है ना वो ना इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं करते हैं। वहीं रिकॉम्बिनेशन देखें तो रिकॉम्बिनेशन किस में होता है, जो लूजली लिंक्ड जीन्स होते हैं ना वो आसानी से असॉर्ट कर जाते हैं, मीन्स आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, तो उनमें लिंकेज कम होगा। अब लिंकेज कम होगा मतलब उनका रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाएगा और हमको नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, आई बात समझ में। अब यहीं पे उसके अपोजिट में हमको दिया है, देखो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पहले थोड़ा सा समझा था, अब हम प्रॉपर उसको कंप्लीट करते हैं। हमने होमोलॉगस पेयर लिया एक, ठीक है, अब उन दोनों पेयर में ये क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर दिख रही है साफ साफ, ये क्रॉसिंग ओवर हुई है। इसमें क्या हुआ, जो इसका ब्लू वाला पार्ट था वो इसके पास आ गया और जो इसका ग्रीन वाला पार्ट था वो इसके पास आ गया, मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो गई। ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, ये जो गैमीट्स बने हैं ना ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं है। और ये देखो ये दोनों पेरेंट जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, ये जो है वो इसके जैसा लग रहा है, ये जो है वो इसके जैसा लग रहा है या फिर इसके जैसा लग रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इन लिंकेज टू लिंक्ड जीन्स आर अनेबल टू सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। लिंकेज में क्या होता है, जो दो लिंक्ड जीन्स है ना वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते हैं, तो इसलिए जो F2 रेशियो जो सेकंड जनरेशन में हमारा रेशियो आता था डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:1 जो हमारा रेशियो आता था वो अब यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो मॉर्गन ने क्या किया था, इसी को प्रूव करने के लिए ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, देखो सेक्स लिंक्ड जीन्स जो थे उनकी स्टडी के लिए करा था एक्सपेरिमेंट। ये क्रॉस 1 है, ये क्रॉस 2 है। क्रॉस 1 में यहाँ पे उन्होंने वाइल्ड टाइप या नॉर्मल कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, यहाँ पे म्यूटेंट कैरेक्टर्स लिए हैं, यहाँ उनका रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज़ समझेंगे, तो हम ये NCERT से देखेंगे। देखो ये जो क्रॉस A और क्रॉस B था, एक मिनट, ओके, जो क्रॉस A और क्रॉस B है इसमें खुद देखना, ये जो येलो और वाइट है ये जीन ये पास पास है कि नहीं। वहीं क्रॉस V में ये जो वाइट है और ये M से मीन्स ये मिनिएचर विंग्स हैं, ये दोनों दूर दूर हैं कि नहीं। अब बोलो जो चीज़ पास में है उसमें ही ज़्यादा लिंकेज होगा ना। अब लिंकेज ज़्यादा किस में होगा, लिंकेज ज़्यादा इसमें होगा, और रिकॉम्बिनेशन किस में ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा इसमें होगा। ये बताने के लिए मैंने यहाँ किया था। देख ठीक है, देखो अब हम वापस अपने उस पर जाएंगे। ठीक है, तो जो वाइल्ड टाइप या नॉर्मल कैरेक्टर्स है ना उसमें हमने जब फर्स्ट क्रॉस करे तो उसमें ब्राउन बॉडीड, एक मिनट यार पेन चालू करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया है, हमने ब्राउन बॉडीड और रेड आई मेल लिया, और जो म्यूटेंट कैरेक्टर था उसमें येलो बॉडीड और वाइट आईड फीमेल ली। ठीक है, ये इनको हम ऐसे लिखते हैं। हमारा रिजल्ट क्या आया, सिंस बॉडी कलर एंड आई कलर जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड। अभी हमने देखा था जो बॉडी कलर थे और जो जीन्स कलर थे पास पास थे ना, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ, सिर्फ 1.3% हुआ, मीन्स 98.7% जो था वो पेरेंट जैसा ही दिख रहा था। फिर क्रॉस 2 में हमने क्या किया, रेड आइड और लार्ज विंग्ड मेल ले लिया और वाइट आई और मिनिएचर विंग्ड फीमेल ले ली। तो इसमें जो है हमने देखा था यहाँ पे जीन्स दूर दूर थे, लिंकेज कम हुआ था। सिंस आई कलर एंड विंग साइज जीन्स आर लूजली लिंक्ड, तो रिकॉम्बिनेशन जो है 37.2% जो है वो रिकॉम्बिनेशन हो गया था। अब मुझे बताओ कितना जो है पेरेंट जनरेशन दिख रहा था, कितने ज़्यादा परसेंटेज दिख रहा था।